6 के अंतर्गत ज्योग्राफी का 5 लेसन जिसका नाम है जल, स्थल और वायु। यानी ये तीनों चीज़ के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। बता रहे कि हमारे सिर के ऊपर आकाश नाम का छत कितना ऊंचा है, कैसा है, किससे बना है और क्यों यह दिन में नीला और रात में काला दिखाई देता है, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। जानने की इच्छा होती है क्या? तो चलो ना, रॉकेट की सहायता से आकाश घूम कर आते हैं। बोल रहे कि तेज आवाज़ के साथ रॉकेट ने यात्रा शुरू की और खिड़की से बाहर देखने पर लगता है जैसे कि पृथ्वी धीरे धीरे नीचे की तरफ उतर रही है। यानी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है और पृथ्वी नीचे की तरफ जा रहा है। दीवार पर लगे हुए यंत्र का कांटा ऊंचाई बता रहा था। यानी कि जैसे जैसे तुम ऊपर जा रहे थे तो दीवार पर कांटा लगा है कि तुम कितना ऊंचा पर जा रहे हो। जैसे कि यहाँ पर दिया है कांटा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, यानी तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो और कांटा पर दिखाई दे रहा है कि तुम कितना ऊंचाई पर चलते जा रहे हो। अब बादलों से धक्का लगने लगा, यानी कि अब बादल में हम लोग पहुँचने लगे, बादल सब टकराने लगे हैं और चारों ओर आकाश बादलों से अब घिरा हुआ है। इसके बीच से नीचे की तरफ दिखाई देने वाला घर, मकान छोटे छोटे बॉक्स की तरफ प्रतीत हो रहा है। यानी वहाँ से देखने पर ऐसा लग रहा है कि जो भी पृथ्वी पर के घर है वो सब छोटा छोटा बक्सा के जैसा दिख रहा है। ऐसे भी देखोगे कहीं पर 3 मंजिल या 4 मंजिल या 3 तला 4 तला से देखोगे तो हम जैसा या तुम जैसा इंसान भी छोटा छोटा जीव के जैसा दिखाई देने लगता है जितना ऊपर से देखो। और अधिक ऊंचाई पर यानी 10 किलोमीटर पर मकान और वन जंगल कुछ भी सफर दिखाई। अब जैसे अभी सोचो 1-2 किलोमीटर में गए तो क्या हुआ, कुछ तो दिखाई दिया, छोटा छोटा बक्सा नहीं दिखाई दे रहा। और जैसे 10 किलोमीटर में चले गए, 10 किलोमीटर समझो लगभग 5 स्टेशन, ठीक। तो 10 किलोमीटर अगर तुम लगभग गए तो समझ लो कि जो घर है, मकान है, जंगल और वन जंगल कुछ भी दिखाई नहीं देता, पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई नहीं देता कौन क्या है, ये घर है कि जंगल है कि मतलब कुछ नहीं, अच्छा से कुछ नहीं। बादलों का यह स्तर बहुत बहुत नीचे है और सिर के ऊपर है और झिलमिल करता हुआ नीला आकाश। अब लगता है कि छत के काफ़ी नज़दीक आप पहुँचे। यानी कि अब यहाँ पर ये लोग जो गया है लोग, ये लोग को लग रहा है अरे तेरा का ये तो बादल नीचे है और ये जो नीला आकाश है ये ऊपर है और इसको भी हम लोग टच करने वाले हैं। अब ऐसा लगने लगा है कि छत के काफ़ी नज़दीक आप पहुँचे हैं, लेकिन यह आश्चर्य है कि नीला आकाश अब गाढ़े बैगनी रंग का लग रहा है। पहले आपने पढ़ा था कि आकाश का रंग कैसा है, तो नीला है, पर यहाँ पर देख रहा है कि जाए तो गाढ़ा बैगनी जैसा दिख रहा है। ऊंचाई 80 किलोमीटर, तुम 10 पर नहीं हो, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर हो। यानी लगभग यहाँ से समझ लो कि 100 किलोमीटर बर्दवान के करीब है। यानी कि लोसी के आसपास यहाँ बर्दवान इतना तुम ऊंचाई चले गए हो लगभग। और आकाश प्राय काला हो गया। अब जैसे जैसे ऊपर गए, अभी तक नीचे थे तब तक तुमको लग रहा था आकाश नीला है, जैसे 80 पर गए तो पता चला गया तो गाढ़ा बैगनी हो गया, और जैसे और ऊंचाई पर गए तो पता चल जाए तो आकाश काला हो गया और ठीक रात की भांति काला दिखाई दे। जैसे रात में काला दिखाई देता होगा वैसे ही ये दिखलाई देने लगा। अचानक आकाश में एक पतली सूरज और सूर्य के आसपास चांद तारे सभी दिखलाई देने लगे। अब यहाँ आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या घटना घटी, नीला आकाश कहाँ गया, सिर के ऊपर आसपास कहीं नहीं। आखिर नीला आकाश गया तो गया कहाँ, तब क्या नीचे है, या अब पता करना है कि नीला आकाश गया तो क्या कहीं नीचे नहीं ना चला गया। आश्चर्य, नीला आकाश पाँव के नीचे। अब जो नीला आकाश हम लोग देख रहे थे इतना हम लोग ऊपर चले गए कि नीला आकाश बोल रहा है कि कहीं पाँव के तो नीचे नहीं ना चला गया। और पृथ्वी एक झिलमिल नीले और सफ़ेद गोलक की तरह काले आकाश में है। यहाँ पर ब्लू लाइन से देख सकते हो, दिया हुआ है कि नीले आकाश के ऊपर यह काला आकाश दिन रात हमेशा रहता है। यानी नीले आकाश के ऊपर यह काला आकाश
दिन रात हमेशा रहता है। दिन के समय नीला आकाश उसे ढक लेता है। दिन के समय क्या होता है कि जो नीला आकाश है ना, वो काला आकाश को ढक लेता है। ऐसे वास्तव में ऊपर क्लास में पढ़ोगे कि आकाश का रंग कैसा है, तो आकाश का रंग काला ही बतलाया जाता है। ठीक, और बताया जाता है कि आकाश का रंग काला ही होता है और सिर्फ धूल कण, और एक तरह से कहा धूल कण के कारण ही एक तरह से मतलब जो आकाश का रंग होता है वो नीला दिखाई देता है। या सुबह या शाम के समय, सुबह के समय देखना लालिमा दिखाई देगा इधर से पूरब की तरफ, शाम के गोधली समय में देखना लाल दिखाई देगा। ये सब धूल कण के चलते होते हैं। यहाँ बता रहा है कि हवा में पर्याप्त धूल कण होते हैं ना, धूल कण, धूला वाला कण, जल कण, जल में कण, ठीक, ये सब घूमते रहते हैं। और दिन के समय ये सभी सूर्य की किरण से टकराते 7 रंग में विभक्त हो जाते हैं। दिन के समय ये धूल कण, जल कण सूरज की किरण से क्या होता है, जा जाकर टकरा जाता है, और टकराने से जो रंग है ना सूरज का, वो 7 भागों में, मतलब सूरज का रंग समझ लो कि अगर वाइट मान लेते हैं तो वो क्या होता है 7 रंगों में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है। और जिसमें नीला रंग सबसे ज़्यादा मात्रा में दिखलाई देता है। 7 रंग में क्लास सुपर का पढ़ाई बता रहे हैं कि सूरज की किरण जब आया पृथ्वी पर, इससे धूल कण टकराया, टकराने के बाद 7 रंगों में टूट गया। इन 7 रंगों में सबसे ज़्यादा जो मतलब बिखरा वो रंग था तुम्हारा कौन, तो ये नीला, और इसी से आकाश हो गया नीला दिखाई। जब चारों तरफ यहाँ पर रंग है और इसमें सबसे ज़्यादा नीला दिखाई दे, जिसके चलते हर कुछ नीला, यानी आकाश नीला दिखाई देने लगा। इसी कारण आकाश आपका नीला दिखाई देता है। बताओ तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में लालिमा क्यों दिखाई देता? अब कह रहा है कि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय ये आकाश लालिमा क्यों दिखलाई देता है? यहाँ पर पहले ये बॉक्स में आते हैं, दिखाई दे रहा है ना, तो ये बॉक्स में देखिएगा कि वायु का जो स्तर है पृथ्वी की एक चादर की तरह ढके रहता है। वायु का जो स्तर, वायु मतलब होता है हवा, हवा का एक लेयर है जो इस पृथ्वी को एक चादर की तरह ढके रहता है, और इसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए, इस पृथ्वी के चारों तरफ जहाँ तक वायु का लेयर पाया जाता है उसी को वायुमंडल कहा जाता है। और पृथ्वी की सृष्टि के समय कुछ गैस पृथ्वी के आकर्षण से, आकर्षण मतलब खिंचाव होता है, पृथ्वी में भी खिंचाव होता है, हर ग्रह, जो भी ग्रह पिंड होते हैं उन सभी में खिंचाव बल होता है। तो पृथ्वी में क्या हुआ कि आकर्षण के कारण मतलब पृथ्वी के चारों ओर ये गैस से फैल जाता है, और भूपृष्ठ से प्राय 10,000 मतलब कहा जाए तो 10,000 किलोमीटर तक वायु का अस्तित्व होने के बावजूद 90% भाग में जल ही है। यानी कि कहा जाए तो भूपृष्ठ पर लगभग 10,000 किलोमीटर तक वायु का अस्तित्व होने के बावजूद, यानी पृथ्वी पर समुद्र तल से लेकर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाइएगा तो वहाँ तक एक तरह से वायुमंडल का लेयर है, पर वहाँ पर कहा जाए तो आपको हवा की जो मात्रा होगा बहुत ही कम देखने को मिलेगी। भूपृष्ठ से ऊपर किताब में दिया है कि टोटल कितना बोले 10,000 किलोमीटर। यहाँ से समझो भूपृष्ठ से 10,000 किलोमीटर तक एक तरह से कहा जाए तो हवा का लेयर है। बाकी सिर्फ 97 में ही समझो सारा गैस लगभग 97% खत्म हो जाता है। जाना कितना है 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर में कितना 100% गैस, और 100 में समझो कि 97% सिर्फ 27 में खत्म हो जाता है। भूपृष्ठ प्रथम 26 किलोमीटर के मध्य तक है, और वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है। सबसे अधिक मात्रा में अगर 100 में देखा जाए तो 78% तो सिर्फ नाइट्रोजन होता है। सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा बताया गया 78%। उसके बाद किसी का बारी आता है तो ऑक्सीजन का जो हम लोग गैस है क्या करते हैं लेते हैं, तो वो है जो जीवनदायी गैस है, वो गैस है तुम्हारा लगभग 20% बताते हैं। यहाँ मिस्टेक दिया है, यहाँ पर ऑक्सीजन 20%, ठीक।
20 मानो 20 पॉइंट कुछ यानी कि कहो समझो कि 21 कर दोगे, 20 पॉइंट यानी 21, 20.80 ऐसे कुछ है। यानी ऑक्सीजन समझो कि 21%, 78 ही तो 99 हो गया। और उसके बाद बताया जाता है कि कार्बन जिसका 0.03%, कार्बन का कितना बोले 0.03%। और भी बहुत सारे गैस है जैसे ऑर्गन हो गया, मीथेन CH4, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प भी, ये सब मिलाकर यानी नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21 और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और सब गैस को मिलाकर सब 100 होता है। 100 में अकेले सिर्फ नाइट्रोजन ही समझो तुम सभी लोग हमको 100 रुपये चंदा दिए मिलाकर, और 100 में समझो ये बच्चा जो नाइट्रोजन नाम का है वो अकेले 78 दे दिया, जो ऑक्सीजन है वो सीधे 21 दे दिया। तो समझो कि 2 ही जन तो मिलकर हमको कितना 99 दे दिए, और एगो कार्बन डाइऑक्साइड को है तो 0.03% दे दिए। यानी समझो कि बाकी जो लोग होंगे वो हमको कितना दिया, पॉइंट में दिए हो, 0 पॉइंट कोई 0 पॉइंट ऐसे कुछ करके। उस साइड में देखिए दिया है कि भूपृष्ठ से ऊपर 16 किलोमीटर तक जिस वायु का स्तर होता है उसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। स्फीयर मतलब मंडल होता है। यानी भूपृष्ठ यानी इस पृथ्वी से अगर 16 किलोमीटर ऊंचा जाते हो, 17 किलोमीटर में हम लोग हावड़ा पहुंच जाते हैं, ठीक, रिसरा से। तो समझो कि अगर यहाँ से हावड़ा तक का एक फीता लेकर सीधे ऊपर की तरफ पहुंच जाओ, इतना दूर पर तुम्हारा पहला लेयर है। क्या बोले, यहाँ से लेकर हावड़ा तक जाओ सूता लेकर, और वही धागा लेकर बोलो नहीं अब हमको ऊपर लेकर जाना। अब सोचो कितना दूर तक जाओगे। तो जितना दूर तक गए वो समझो पहला लेयर है, वो पहला लेयर है। तो भूपृष्ठ के ऊपर 16 किलोमीटर तक जिस वायु का स्तर है उसको हम लोग ट्रोपोस्फियर, इसी को क्षोभ मंडल कहा जाता है, इसी को अधोमंडल कहा जाता है, इसी को परिवर्तन मंडल कहा जाता है। ये सब ऊपर क्लास का पढ़ाई है, पर आपको सीख कर रखना क्या क्या नाम बोले। ट्रोपोस्फियर, इसी को अधोमंडल बोले, इसी को परिवर्तन मंडल बोले, इसी को क्षोभ मंडल बोले। परिवर्तन मंडल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमेशा परिवर्तन होता रहता है, हमेशा मौसम, जलवायु, हर चीज़, मतलब तुरंत बिजली का गरजना, बादल का चमकना, जो भी कहा जाए, बिजली का चमकना, बादल का गरजना, ये सारी वर्षा सब कुछ यहीं पर देखने को मिलेगा। जिस मिट्टी यहाँ पर बताया यह स्तर मिट्टी से नज़दीक है, और ये इस वायु स्तर में धूल कण जलवाष्प की उपस्थिति के कारण यहाँ पर बादल दिखाई देंगे, तूफान, बारिश जैसी सभी घटनाएं होती है। यहीं पर तुमको बादल, तूफान, बारिश सिर्फ यहीं पर होता है। समझो टोटल हर किताब में पढ़ोगे तो कहीं पर 5 कहीं 6 गो लेयर दिखाई देता है। तो समझो अगर 6 भी लेयर है तो 6 लेयर में समझे पहिलका लेयर है जहाँ पर बादल का चमकना, सॉरी, बादल का एक तरह से कहा जाए तो गरजना, बिजली का चमकना, ये सब कुछ तुम्हारा पहले ही लेयर में देखने को मिलेगा। पृथ्वी के विभिन्न स्थानों के जलवायु में भी अंतर देखा जाता है। ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई जितनी बढ़ती है तापमान उतना ही कम होता है। समझो एक चीज़ बड़ा अजीब यहाँ देखने को मिलेगा कि कुछ लोग से अगर हम लोग कहें कि देखो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, तो सारे लोग कहेंगे कि ताप बढ़ेगा, सूरज के नज़दीक जाएंगे गर्मी बढ़ेगा। पर सिर्फ पहिल के लेयर में यहाँ बतला रहा है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तो तापमान उतना ही कम होते चला जाएगा। 16 किलोमीटर तक, धरती से 16 किलोमीटर तक तुम ऊपर जा रहे हो तो तापमान उल्टा कम होता है। और जैसे 1000 किलोमीटर पर, 1000 मीटर पर जाते हो तो समझो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 सेंटीमीटर तापमान कम हो जाता है। आगे जाइएगा, यानी कि कोई यहाँ पर है, यहाँ पर है तो उसका तापमान समझ लो कितना है। यहाँ पर तापमान उसका 23, और तुमको 1000 मीटर ऊपर भेज दिए, 1000 मीटर ऊपर, और वहाँ बोलेंगे नापो तो अपना टेम्परेचर लेके, मानो कोई मशीन लेके गए हो ताप मापने के लिए, और वहाँ जाकर तुम नापे तो भाई यहाँ पर तो यहाँ पर है 30, तो वहाँ पर कितना हो जाएगा 6.5 डिग्री कम कर, यानी वहाँ 23.5 हो जाएगा। ऊपर गए और कम 23.5 लगभग।
ट्रोपोस्फेयर के ऊपर भूपृष्ठ के लगभग 50 के पहला लेयर हम लोग पढ़ लिए। पहला लेयर का नाम था ट्रोपोस्फेयर, और इस ट्रोपोस्फेयर में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है। बादल वाला, ठीक, बिजली वाला, बिजली का चमकना हो गया है आपका, बादल का गरजना हो गया है, फिर बारिश हो गया है, ये सब धूलकण या जो भी कुछ, ये सब पहले लेयर में ही देखने को मिलेगा, सिर्फ पहला में। और बताया जाता है जैसे ही भूपृष्ठ से लगभग 50 किलोमीटर के स्तर पर जाते हो, अब 16 नहीं 50, 16 से समझे 50, ये जो स्तर होगा इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। और यहाँ वायु का परिमाण बहुत कम था, सारा हवा तो पहल के लेयर में रह गया। कितना? सारा हवा पहल के लेयर में, दूसरा में बहुत कम है। यहाँ बता रहे हैं कि धूलकण भी नहीं होगा। समझो कि ये पहला लेयर जो काला वाला पट्टी है इसके ऊपर, मतलब वहाँ पर, ये दूसरा पट्टी जो खिड़की से थोड़ा नीचे का है, तो यहाँ पर समझो कि उतना वायु भी नहीं है, वहाँ धूलकण भी नहीं होगा, क्योंकि सारा धूल सारा वायु तो जमीनी स्तर पर आ गया है। और जैसे जैसे आप यहाँ पर वर्षा जैसी घटनाएं भी नहीं होती। हम लोग क्या सोचते हैं बहुत ऊपर से बारिश होता होगा, नहीं, 6 लेयर में सिर्फ पहल के लेयर में बारिश होता है, पहल के में होता है, यानी दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब भ्रम में जी रहा हम लोग, क्या बाबा वहां से पानी आता, नहीं, वो तो सिर्फ पहल के लेयर से। समझ लो कि अगर तुम्हारा 6 तल्ला घर है तो समझो कि पहल के लेयर में बादल एक तरह से गरजेगा, बिजली चमकेगी, बारिश वहीं पर होगा, सारे धूलकण पहल के लेयर में होगा, यानी दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वो सब खाली होगा, उसमें हल्का फुल्का गैस थोड़ा मिलेगा, बस, और कुछ नहीं। और ये सब बारिश वारिश के लोहा होबे नहीं करेगा, सिर्फ पहल की। और बताया गया है कि जेट प्लेन इसी शांत मंडल में चलते हैं, जो जेट प्लेन का हम लोग नाम ले रहे हैं इसी दूसरे लेयर में चलता है। और यहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ने लगता है। यहाँ पर आने पर मजाक होने लगा। देखो हम लोग पहलका लेयर में थे तो क्या पता चला कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तापमान कम होगा, और जैसे दूसरा में तो यहाँ बता रहा है कि यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ताप भी बढ़ने लगा। और यहाँ पर 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन स्तर पाया जाता है। ओजोन स्तर यानी ओजोन गैस का एक लेयर पाया जाता है। ओजोन गैस जिसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, जिसे पृथ्वी का छाता कहा जाता है, क्योंकि सूरज से जो पैराबैंगनी किरण आता है ना, पैराबैंगनी, उस पैराबैंगनी किरण को ये ओजोन जो लेयर है क्या करता है, उसको सोख लेता है, उसको आने नहीं देता है नीचे। अगर डायरेक्ट वो सूरज का पैराबैंगनी किरण अगर धरती पर यानी कि आ जाता तो जिसके भी शरीर पर पड़ता उसको चर्म कैंसर हो जाता, आँख पे पड़ता तो मोतियाबिंद हो जाता, अगर कोई गर्भवती माँ होती तो उसका बच्चा गर्भ में मर जाता, मानो कोई छोटा मोटा पौधा तो वो सब सूख जाता। ऐसा ऐसा चीज़ देखने को मिलता है। बाकी शुक्र मनाओ कि क्या बचा लिया, ओजोन लेयर। वो क्या करता है कि ताप को कम करके तब रहता है। जैसे छाता है, अगर ये छाता नहीं रहता तो गर्मी के दिन में क्या हो, डायरेक्ट आता सूरज किरण, हम लोग सीधे, या तो इतना गर्मी पड़ता है कि या तो हम लोग मतलब बहुत दिक्कत हो जाता है बरसात में। बाकी छाता क्या क्या सारे चीज़ को सक ले, सारा गर्मी ऊपर रख लेता, थोड़ा सा हम लोग को नीचे ले। यहाँ पर ये भी देखिएगा, सूर्य से आने वाली है अति हानिकारक पराबैंगनी किरण को रोककर यह ओजोन स्तर यह हमारी सुरक्षा करता है। उसके बाद दूसरा लेयर हम लोग खत्म किए, तीसरा में चलते, इसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। पहला था 16, दूसरा था कितना तक गया 50, और तीसरा है 80 किलोमीटर, यानी 50 से 80 किलोमीटर को मतलब कि स्तर जो होगा ये मेसोस्फीयर में आ जाएगा। और यह ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ताप फिर कम होने लगता है। मजाक कर रहा है। पहलका में क्या हुआ, जैसे ऊपर जा रहे थे ताप कम हुआ, दूसरा में क्या हुआ फिर ताप बढ़ने लगा, फिर तीसरा में यहाँ लिखा है कि ताप कम होने लगा। खुद को देख सकते हैं हम। इसके ऊपर 300 किलोमीटर तक थर्मोस्फीयर पाया जाता है। इसके ऊपर जाओगे 300, यानी कि 80 से 300 को इस थर्मोस्फीयर कहा जाता है। और यहाँ पर वायु का जो परिमाण होगा लगभग नहीं के बराबर, समझो नहीं मिलता है। और इसी कारण आकाश का रंग काला दिखाई देता है, जब हवे नहीं तो क्या कुछ दिखाई देता। और यहाँ की वायु में आयन के कण पाए जाते हैं। आयन यानी मतलब एक तरह से रेडिएशन, और इसीलिए स्तर का नाम आयनोस्फीयर है। आयन पाया गया था आयनोस्फीयर। और पैराबैंगनी किरण के कारण इस स्तर का तापमान 200
सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर तापमान 200 सेल्सियस। अभी हम लोग का इस पृथ्वी का तापमान कितना होगा? ज़्यादा ज़्यादा 36 होगा। गर्मी का दिन है तो 36 होगा। 36 में समझो ये हाल होता है। 200 में 100 डिग्री पर पानी उबलने लगता है अपने आप। 100 डिग्री पर पानी उबलने लगेगा। अगर 200 डिग्री अगर सेल्सियस हो जाए तो हमारे शरीर के भीतर का भी जो, या 100 डिग्री पर हम लोग का भीतर का भी पानी लगेगा उबलना, जो भी समझ लो एक तरह से। यानी 200 पर क्या होगा? जो भी पानी में भाप बन के उड़ जाएगा। यहाँ बताया गया है कि यहाँ तक बेतार के तरंगों को पुनः पृथ्वी पर भेजा जाता है, जिससे हम रेडियो सुन सकते हैं। जो रेडियो सुनाई देता है ना, हम लोग सोचते नहीं था कहाँ से आकर हमें सुनाई दे रहा है। तो वही बता रहे हैं कि एगो बेतार का मतलब कि बेतार तरंगों जो होता है वही यहीं से घूम कर वापस चला आता है। उसके बाद बता रहे हैं थर्मोस्फीयर के बाद एक आता है एक्सोनस्फीयर, और इसके बाद सीमाहीन महाकाश है, सीमाहीन जिसका कोई फिक्स नहीं है, और कृत्रिम उपग्रह महाकाश स्टेशन इसी अंचल में उपस्थित रहते हैं। आगे देखिएगा कि वायुमंडल के ना होने से क्या होता। यदि पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल यानी वायु नहीं रहता तो क्या होता? तो यदि पृथ्वी के चारों तरफ वायु का स्तर ना होता तो दूसरे ग्रहों की तरह पृथ्वी पर तो भी जीवन नहीं होता। दूसरे ग्रह पर लोग काहे नहीं है? ना तो वहाँ पर वायु है, ना ही वहाँ पर जल है। और यहाँ पर हम लोग इसलिए हैं क्योंकि यहीं पर दोनों चीज़ है। पृथ्वी पर जीव होने के कारण, जीव जंतु रहने के पीछे मेन है जल भी है और वायु भी है। और दूसरे यानी कि यहाँ भी अगर वायुमंडल नहीं रहता, वायु का स्तर नहीं रहता, यानी यहाँ पर भी जीवन नहीं होता। सोच कर देखो ना, हवा के बिना पेड़ पौधे कैसे जीवित रहते? ना हवा के बिना हम लोग और ना हवा के बिना पेड़ पौधा, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। दिन के समय पृथ्वी सूरज के ताप से उत्पन्न हो, मतलब दिन के समय पृथ्वी सूर्य के ताप से उत्पन्न होती है। यानी दिन के समय जो पृथ्वी है सूरज के ताप से क्या होती है? गर्म हो जाती है, और रात्रि के समय इसी ताप को धीरे धीरे पुनः वापस भेज देती है। यानी दिन के समय क्या होता है कि सूरज की गर्मी से पृथ्वी गर्म हो जाता है, और रात में धीरे धीरे यही गर्मी को वापस भेज देता है। वायुमंडल के ना रहने से सूर्योदय के समय पृथ्वी अचानक अत्यधिक गर्म हो जाती। अगर देखो दिन के समय सूरज गर्मी आया, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु सारे उस ताप को ग्रहण कर लिया, फिर रात के समय क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो हवा के माध्यम से क्या होता है? तपवा सब ऊपर चला जाता है। अगर मानो हवा नहीं रहता तो जाता कैसे? जिसके चलते सारा ताप यहीं रह जाता। और फिर कल सुबह से सूरज उगते, फिर पहले का ताप और आज का ताप मिलकर डबल गर्मी पड़ जाता है। बाकी उस गर्मी को कम करने काम कौन करता है? हवा। कि रात के समय वो हवा लेकर सब ताप को लेकर चला जाता है ऊपर। यानी हवा का होना बहुत जरूरी है। वायुमंडल के ना रहने से सूर्योदय के समय पृथ्वी अचानक अत्यधिक गर्म हो जाती और सूर्यास्त के समय अत्यधिक ठंडी। वायुमंडल पृथ्वी के लिए अनुकूल जीवनदायक तापमान को बनाए रखता है। प्रतिदिन लगभग 10,000 करोड़ उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर भस्म हो जाते हैं। 10,000 करोड़ उल्कापिंड पृथ्वी से टकराकर, पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर भस्म हो जाते हैं, और पृथ्वी को कोई हानि। अगर वायुमंडल नहीं रहता तो सारा उल्कापिंड पृथ्वी पर आता, हम लोग जल जल के भस्म हो जाते। बाकी शुक्र मनाओ कि क्या जितना भी उल्कापिंड आया वो सब किससे टकराया? वायुमंडल से। अगर मानो छाता नहीं रहता और दिन भर में समझो कितना लोग पत्थर फेंकता होगा, बाकी छाता है तो सब टकरा टकरा कर ढेला या जो भी पत्थर सब इधर उधर चला, हम लोग कुछ नहीं होता है। वही हाल यहाँ हो जाता है।